हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी। जिस बायोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम थ्योरी प्लस पीवाइक्यूज दोनों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चनों को भी देखेंगे। मैंने उन्हीं क्वेश्चन और या फिर उन्हीं पॉइंटों को लिया है जो कि पेपर ओरिएंटेड है, जो कि पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। तो एक ही वीडियो में हम एक चैप्टर को क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जैसे पाचन तंत्र होता है कि हम मुख में भोजन रखते हैं तो वो ऐसे ही हमारे शरीर में जाता है और पचित हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने मुख में भोजन रखा और पेट में जाता है और उसका पाचन हो जाता है। पाचन तंत्र में पूरा एक सिस्टम होता है। पाचन तंत्र का मतलब एकदम पूरा एक सिस्टम होता है बाकायदा, जिसमें कई अंग, कई भाग, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं पाचन तंत्र में। तो मुख से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब पूरी बॉडी में जिस नली या जिस पाइप के थ्रू या जिन भी अंगों का यूज़ हमारी बॉडी में होता है, उस पूरे सिस्टम को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। और जो वो पूरे जिस पाइप के थ्रू होते हुए जाता है, उस पूरे पाइप को हम आहार नाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आहार नाल। आहार नाल जो होता है, ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है, पूरा सिस्टम कि यकृत है हमारा और आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने भी इसके पार्ट हैं सभी पार्टों को मिलाकर इस पूरे जो पाचन तंत्र के पूरा सिस्टम है, इसे ही हम आहार नाल कहते हैं या फिर इसे ही एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इसकी जब हम डिफिनेशन के बारे में देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख गुहा से लेकर गुदा तक भोजन जिस नली के द्वारा जाता है। हम भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो एक पाइप के थ्रू होते हुए ईसोफेगस से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत, फिर लास्ट में हमारी गुदा तक जाता है। तो जितना इसका स्टार्ट से लेकर मुख से लेकर इसके गुदा तक की जितनी भी इसकी संरचना है, उसे ही हम आहार नाल कहते हैं या फिर हम इसे पाचन नली कहते हैं, क्योंकि भोजन इसी में पचित होता रहता है। तो जो इसकी टोटल लंबाई होती है, जो आमाशय की लंबाई है, यह एक 9 मीटर लंबी या फिर 30 फीट लंबी नली होती है। सामान्य तौर पर देखते हैं एक मनुष्य का जो शरीर होता है वो लगभग 5 से 6 फीट का ही होता है। एक सामान्य मनुष्य का 5 से 6 फीट का ही होता है। और लेकिन देखते हैं कि जो हमारी आहार नाल पूरी होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो पूरी 9 मीटर की होती है। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बॉडी छोटी है, फिर 9 मीटर की जो हमारी आहार नाल है वो हमारी बॉडी में कैसे आई। तो ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक जटिल तरह से मुड़ा हुआ और व्यवस्थित ढंग से फिट हमारी बॉडी में एक पूरा तंत्र होता है। तो जो आगे इसके एक पॉइंट को देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसे जो मनुष्य होता है उसे होलोजोइक प्राणी कहते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक होलोजोइक प्राणी है। फिर इसके अगले पॉइंट पर हम चलते हैं तो देखते हैं पाचन क्या है, कि भोजन का पाचन कैसे होता है। जो जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है, या जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम पाचन कहते हैं। पाचन नली या आहार नाल, इसके कितने भाग होते हैं और कैसे कैसे भोजन मुख से लेकर गुदा तक के पचित होता रहता है, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो कार्य करते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो जुड़ी हुई होती हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी उनके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा रहेगा मुख के बाद मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रास नली, पेट या फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, इन सभी से होते हुए भोजन हमारे शरीर में पचित होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे, अपना मेन पॉइंट रहेगा मुख। सबसे पहले हम मुख स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मुख के बारे में जब हम देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ये मानव पाचन तंत्र या अंग है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। कि देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि पहले हमारा मुख आया है। मुख के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, मुख में ही हमारी 3 प्रकार की लाल ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं और इसमें भी भोजन का थोड़ा बहुत पाचन होता है। फिर आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारी दिखाई देती फेरिंग्स। जिसे हम, यहाँ पर 2 पाइप होते हैं, एक भोजन के ग्रहण के लिए और एक एयर के लिए। तो हम भोजन ग्रहण या फूड पाइप को देखेंगे, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं।
फिर आगे जब हम ये नली नुमा संरचना है, ये हमारी ग्रेस नली जिसे ईसोफेगस कहते हैं, इसके द्वारा भोजन अंदर जाता है और इसमें भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसमें एक छल्ली नुमा इस आकार में संरचना पाई जाती है, जिसमें क्रमानुकुंचन की तरह गति होते हुए भोजन अंदर की तरफ प्रवेश करता है। यह भोजन को अंदर की तरफ ढकेलता है। तो हम आगे अब देखते हैं, जब हम ग्रास नली की बात देखते हैं तो हमारा आ जाता है आमाशय। भोजन अब आमाशय में जाता है, तो हमारा जिसे हम स्टमक कहते हैं या फिर से ही हम पेट कहते हैं, स्टमक में जाता है। स्टमक के पास से ही जुड़ी जो स्टमक नली होती है उसके पास से ही जुड़ी हमारी यकृत जुड़ा हुआ होता है और वहीं के पास में एक पित्ताशय होता है जो कि जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं और इसके जस्ट बाएं साइड में अग्नाशय जुड़ा हुआ था। अग्नाशय के अपोजिट साइड लीवर और लीवर के अपोजिट साइड अग्नाशय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो कि अमाशय की जो दीवार होती है उससे जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमारे आगे बढ़ते हैं तो हमारी आ जाती है छोटी आंत, जो हमारी बीच में एक कॉम्प्लेक्स तरीके से होती है, वो छोटी आंत होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तक होती है। जो छोटी आंत की लंबाई वो 6 मीटर की होती है। फिर उसी से जुड़ी हुई फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है तो उससे जुड़ा हुआ फिर आगे जब यहाँ से जुड़ते हैं तो ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रही है ये हमारी बड़ी आंत है। इसमें छोटा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसे हम परिशिष्टिका या फिर अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक अवशेषी के रूप में मानव शरीर में होती है। और जो ये मानव का नीचे का पार्ट होता है इसे हम गुदा कहते हैं, एनस कहते हैं। जो मनुष्य शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं भोजन का पाचन होते हुए चला जाता है, लेकिन जो हमारा उसमें अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो गुदा के माध्यम से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। फिर हम इसके अगले पार्टों पर चलते हैं। अब देखते हैं हम इसके मुख सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मुख के बारे में, एक एक करके इनके भाग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जब मुख के बारे में पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख या मुख गुहा जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, इसमें भी जो होते हैं वो कई प्रकार के भाग होते हैं, जैसे हमारे दांत होते हैं, जीभ होती है, ये सभी पार्ट होते हैं जिसके अंदर हम भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो ये भी भोजन को थोड़ा बहुत भोजन को चबाने या फिर उसमें लार ग्रंथियाँ मिलाने और भोजन का कुछ बहुत इसमें मुख में पाचन भी होता है। जैसे सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा पाचन जो होता है भोजन का वो मुख गुहा से ही शुरुआत हो जाती है उसकी। मुख गुहा में सबसे पहले हम देख लेते हैं जीभ। जीभ जो होती है हमारा भोजन में लार को मिलाने के काम आती है। तो जीभ तो इसके मुख गुहा के 3 पार्ट हैं, एक हमारा है जीभ, दूसरा दांत और तीसरा लार ग्रंथियाँ। तो इन तीनों के बारे में जब एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं जीभ के बारे में। तो जब हम जीभ के बारे में देखते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारी जीभ है, तो जीभ जब हम देखते हैं आगे का जो हमारा पार्ट होता है टिप वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो ये पार्ट होता है ये हमारा मीठा होता है। मीठा स्वाद होता है, इस पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो कि मीठ स्वाद बताती हैं भोजन का कि भोजन स्वाद में कैसा है। भोजन का स्वाद बताने के लिए इस पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो हमारा आगे का होता है वो नमकीन होता है, लेकिन वही जब ये हमारे साइड के होते हैं, दोनों तरफ हमारे साइड के पार्ट होते हैं, ये खट्टा स्वाद बताते हैं। जब हम खट्टी चीज़ को किसी खाते हैं तो ये खट्टा स्वाद दोनों खट्टा स्वाद बताते हैं। लेकिन वही जब हमारे यहाँ का ये वाला पार्ट होता है ये हमारे फल या फ्रूट या सब्जी जो भी खाते हैं अगर स्वाद में कड़वा है तो वो कड़वे स्वाद को बताता है। लेकिन हम जब जीभ को देखते हैं तो जीभ तीनों तरफ से तो खुली हुई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती है। तो जहाँ से जीभ का जो भाग जुड़ा हुआ होता है उसे हम फेरुनम कहते हैं। गले के पास जब आप पूरा मुख खोलकर देखेंगे तो पीछे के साइड में जीभ अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। तो हमने जीभ के बारे में देख लिया कि इस पर 3 प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, एक मीठा बताती है, खट्टा बताती है, कड़वा, और बीच में जो इसमें होता है इसमें मिक्सअप स्वाद आता है कि कोई भी चीज़ है अगर साइड से नहीं गई तो इसमें मिक्स स्वाद आएगा। और ये देखते हैं ये हल्का सा उभरी हुई होती हैं, निकली हुई दाने की टाइप में जीभ पर दिखाई देती हैं, वो स्वाद कलिकाएँ ही होती हैं। फिर हम अगले इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे अब दांत के बारे में कि मनुष्य की बॉडी में दांतों का क्या कार्य है या दांत कितने होते हैं, दांत का फार्मूला कितना है, वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मनुष्य में दांत होते हैं वो जबड़े में धंसे हुए होते हैं। जो हमारी ये जबड़ा हो पाया जाता है इसमें मनुष्य का दांत धंसा हुआ होता है, देख सकते हैं आपकी धंसा हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं
इसे थीकोडेंट कहते हैं। धंसे हुए जो दांत होते हैं इन्हें हम थीकोडेंट कहते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य द्विबारदंती कहते हैं मनुष्य को। मनुष्य में दांत 2 बार उगते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबारदंती को। एक जन्म के बाद उगते हैं, दोबारा जब जमते हैं वो लगभग 2 से 3 साल का बच्चा जब होता है तब उसके अंदर दोबारा दांतों का टूटना और टूटते हैं, टूटने के बाद फिर निकलते हैं दांत। तो इसलिए मनुष्य को द्विबारदंती कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। दांत के ऊपर एक इनेमल की परत हल्के पीले रंग की पाई, जो शरीर का सबसे मजबूत भाग होती है। जिसका पीले रंग के ऊपर परत पाई जाती है वो एक मजबूत पार्ट होता है इनेमल की, जो बनी हुई होती है। जो दांत हमारे होते हैं, दांत भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। दांत जो हमारे 4 प्रकार के, वो पहले हमारे रत्नक, दूसरे कृंतक, तीसरे अग्रचर्वणक, तीसरे चर्वणक, जिसे हम इंग्लिश में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कहते हैं। जो हमारे इंसाइजर है जिसे हम रत्नक कहते हैं, ये 2 दांत हमारे होते हैं जो कि काटने के काम आते हैं, किसी भी चीज़ को काटने के लिए काम आते हैं। कृंतक हमारे एक एक होते हैं और चीरने फाड़ने के काम आते हैं। जैसे हम गन्ने को चूसते हैं तो उसे उसके छिकले को चीरने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे चीरना फाड़ना हो, तो हम कृंतक दांत का यूज़ करते हैं। फिर अग्र चर्वणक हमारे 2 होते हैं जो कि चबाने का कार्य करते हैं। चर्वणक हमारे 3 होते हैं जो कि चबाने और पीसने दोनों का कार्य करते हैं। ये हमारी चर्वणक और अग्र चर्वणक जो है ये दोनों चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं दांत का जो फार्मूला होता है। तो हम देखा हमने कि जो रत्नक है हमारे 2 हैं, कृंतक 1 है, अग्रचर्वणक 2 है, चर्वणक 3 है। तो इनको आधे पर से हम देखते हैं ना। हम यहाँ देख सकते हैं, कहाँ गया हमारा मुंह का डायग्राम, हम देखते हैं तो वहाँ पर बताते हैं। यहाँ इसको आधे पर से जब हम देखते हैं, आधे पर से, तो इसके 2 हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे रत्नक हैं और ये जो 1 दिखाई देता है ये हमारा कृंतक है। बाकी 2 हमारे यहाँ से जो है वो अग्रचर्वणक है, बाकी जो 3 दिखाई देते हैं वो चर्वणक है। तो इनको हम 2 पार्ट में अगर रखते हैं तो हमारे इधर के 8 हो गए और इधर के 8, तो मिलाकर 16 हो गए। और इन 16 ऊपर हो गए और हमारे 16 नीचे हो गए, तो टोटल 16 दूना 32 हो गए हैं। तो एक एक करके जब हम इनके दांत के बारे में देख लेते हैं कि इनका जो फार्मूला है आप देख सकते हैं, आधे आधे पर से, तो 8 + 8 = 16 हो गए। 16 ऊपर हो जाते हैं और 16 ही हमारे दांत नीचे हो जाते हैं, और टोटल हमारे दांत जो हैं वो 32 दांत हमारे मुंह में हो जाते हैं। बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं। जो बच्चों में जन्म के बाद दांत निकलते हैं वो दूध के होते हैं। उसके बाद जब टूटते हैं, टूटकर दोबारा निकलते हैं, वो हमारे परिपक्व दांत होते हैं। अक्ल का दांत जो होता है, मानव शरीर में अक्ल का दांत पाया जाता है, वो एक अवशेषी अंग होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखते हैं लार ग्रंथियों के। लार ग्रंथियाँ जो हमारी होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं, एक लाइसोजाइम, एक एमाइलेज। लाइसोजाइम जो होती है इसका कार्य होता है जीवाणुओं का भक्षण करना। बाई चांस हम जो भोजन करते हैं, अगर किसी प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु हमारे भोजन के साथ हमारे चले जाते हैं हमारे मुख में, तो लाइसोजाइम जो होता है वो उन जीवाणुओं का भक्षण करता है। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुख गुहा में सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मुख गुहा में किस चीज़ का पाचन होता है। तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। स्टार्च कई बार पूछा जाता है स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में वसा प्रोटीन का पाचन नहीं होता। मुख भोजन में बोगस नहीं, यहाँ पर बोलस होगा, बोलस कहते हैं। जो मुख का गुल्दी बन जाती है, जब हम मुख में भोजन चबा लेते हैं, चबाने के बाद एक गुल्दी टाइप में बन जाता है, उसे हम बोलस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं हम ग्रसनी के बारे में। जब हम मुख गुहा के आगे बढ़ते हैं तो हमारी आ जाती है ग्रसनी, जो कि गले के पास में होती है। इसे श्वास और भोजन का कॉमन चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर भोजन के लिए, भोजन भी हम ग्रहण करते हैं उसी से जाता है, और श्वास जब लेते हैं तो उसी ग्रसनी के द्वारा ही अंदर श्वास भी जाती है और भोजन भी उसी ग्रसनी के द्वारा जाता है। इसमें पाचन नहीं होता। इसमें जो ग्रसनी हमारी, ये भोजन निकलने के काम आती है, सांस लेने के काम आती है, लेकिन इसमें पाचन किसी भी प्रकार का नहीं। इसके पास में एक ढक्कन होता है। जैसे हमारी ये पाइप है, तो यहाँ पर इस पार्ट में इस तरह बटे होते हैं, तो इस पर एक ढक्कन होता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तब वह खुल जाता है, और लेकिन जब हम नहीं ग्रहण करते तो वो बंद हो जाता है, जिससे कि उसमें बगल वाले में एयर चली जाए। एपिग्लॉटिस जिसे कहते हैं। भोजन को श्वास नली ट्रेकिया में जाने से रोकने के लिए श्वास नली के मुख पर एपिग्लॉटिस या फिर ढक्कन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप चलते हैं कि ग्रास नली के जो एसोफोगस है,
एसोफेगस में भोजन नली को कहते हैं। जो एसोफेगस है वो भोजन नली को कहते हैं। जो 2 पाइप होते हैं, एक फूड पाइप, एक एयर पाइप, तो फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। यहाँ पाचन नहीं होता है। यहाँ मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमानुकुंचन के द्वारा आमाशय में भेजा जाता है। मैंने बताया कि जो ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, उसमें छल्ले नुमा संरचना बनी हुई होती है। ये हमेशा पिचकती और फैलती रहती है, जिसके द्वारा क्रमानुकुंचन की गति होती रहती है और भोजन अंदर की तरफ जाता रहता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं ग्रास नली के बाद, तो हमारा आ जाता है आमाशय। जब आमाशय आता है तो आमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक एचसीएल, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक एचसीएल, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेनिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं आमाशय में। तो आगे हम देखते हैं इनके बारे में। जो एचसीएल हमारा होता है, एक एक करके जब देखें तो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन की प्रकृति को अम्लीय बनाता है। भोजन की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय बनाने के लिए एचसीएल की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे हमारा उसी में होता है पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए एचसीएल जरूरी होता है। अगर एचसीएल हमारी बॉडी में नहीं है या हमारे आमाशय में एचसीएल नहीं निकल रहा है तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो सक्रिय नहीं होगा, और जब सक्रिय नहीं होगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन को जो सक्रिय करता है वो एचसीएल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे सक्रिय करता है। फिर आगे देखते हैं हम, एक हमारा एंजाइम है रेनिन। रेनिन जो पाया जाता है वो बच्चों में पाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो केवल दूध पर ही निर्भर होते हैं, तो बच्चों में दूध पाचन के लिए रेनिन एंजाइम का उपयोग होता है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। इसके कुछ पॉइंट हैं। आमाशय में भोजन की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। पहले तो भोजन उदासीन होता है, फिर जब भोजन आमाशय में जाता है तो एचसीएल की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय हो जाता है। आमाशय में भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में जठर रस स्रावित होता है। आमाशय में ही जठर रस, अग्नाशय से जठर रस स्रावित होता है। नोट पॉइंट यहाँ से हमारा एक रहेगा कि कभी कभी आमाशय से जठर रस नहीं निकलता है। जब आमाशय से जठर रस नहीं निकलता है जिससे आमाशय में पाचन प्रभावित हो जाता है। अगर जठर रस नहीं निकलेगा तो जो पाचन होता है वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन का पाचन होगा ही नहीं, तो जिससे अल्सर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो एक लक्षण है कि मुंह में छाले पड़ना। जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आमाशय में जठर रस नहीं निकलता है और आमाशय में जो पाचन होता है वो प्रभावित हो जाता है, और इससे अल्सर नामक बीमारी हमें हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, छोटी आंत। अब देखते हैं, जब छोटी आंत के बारे में देखेंगे हम तो इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर या आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है। हमारे जो आहार नाल होती है वो लगभग 9 मीटर की होती है, लेकिन 9 मीटर के अंदर 6.5 मीटर की हमारी छोटी आंत ही होती है। बाकी हमारे लगभग 3 मीटर के अंतर्गत बाकी पार्ट्स हमारे एडजस्ट होते हैं। 6.5 मीटर की तो हमारी छोटी आंत ही होती है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जो छोटी आंत होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। एक डेडुनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम। तो सबसे पहले हम डेडुनम के बारे में देखते हैं कि डेडुनम हमारी क्या है। डेडुनम जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, छोटी आंत का वह भाग है। इस भाग में अग्नाशय रस आकर मिलता है। जो छोटी बात का भाग, जो छोटी आंत होती है उसका वह भाग है जिसमें अग्नाशय रस आकर मिलता है। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। अग्नाशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जहाँ पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जिसे हम देखते हैं यहाँ पर छोटी आंत के बारे में जब हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखा गया कि जो ग्रहणी हमारी होती है, जब हम ग्रहणी के बारे में देखेंगे तो कुछ हमारा जो आमाशय होता है वो यहाँ ग्रास नली से होते हुए कुछ जे आकार में होता है। फिर जब यहाँ जे आकार में होता है, जो हमारी ये वाला पार्ट होता है जो छोटी आंत से इस प्रकार जुड़ा हुआ था, इस वाले पार्ट को हम ग्रहणी कहते हैं। यहीं पर यहाँ साइड में पत्तीनुमा अग्नाशय निकला होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है, और इधर लीवर हमारा और पित्ताशय दोनों इसी ग्रहणी से जुड़े हुए होते हैं। इधर से पित्ताशय आकर पित्त रस आकर ग्रहणी में मिलता है, और इधर इस तरफ से अग्नाशयी रस आकर अग्नाशय में मिलता है, अग्नाशयी रस आकर ग्रहणी में मिलता है। फिर अगले पॉइंटों पर हम चलते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो हमारे अग्नाशय रस है, अग्नाशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यहाँ इसी रस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। नोट पॉइंट हमारा एक और यहाँ से रहेगा कि लीवर में संश्लेषित पित्त रस ग्रहणी में वसा का इमल्सीकरण करता है। यहाँ पर पॉइंट बनता है हमारा इमल्सीकरण क्या है। वसा का जो इमल्सीकरण है वो क्या है, तो जब इसके बारे में हम देखते हैं
तो वसा का इमल्सीकरण ये होता है कि वसा की जो बड़ी बूंदें होती हैं उनका छोटी छोटी बूंदों में टूट जाना या छोटे छोटे कणों में टूटना ही वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। तो अब देख लेते हैं ग्रहणी में पाचन किस किस चीज़ का होता है। जो अग्नाशयी रस निकलता है वो किस किस चीज़ों का पाचन करता है। तो अग्नाशयी रस में हमारे 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एक एमाइलेज, दूसरा लाइपेज और तीसरा टिप्टेज। ये तीनों रस अग्नाशयी रस जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर देखते हैं, जो एमाइलेज है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, या ट्रिप्सिन, या फिर इसे अपोजिट टाइप में बोले कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम, वसा का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम, या प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम। पेपर में क्वेश्चन अधिकतर एंजाइमों से पूछे जाते हैं या फिर कुछ बहुत भाग से पूछे जाते हैं, कौन सा भाग बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप लोग इनके बारे में खासकर याद रखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसीलिए मैंने इन पॉइंटों को 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है, जिससे कि आप लोग को सुनते ही आप सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा। पित्त रस भोजन को क्षारीय करता है। जब हम देखते हैं कि जब आमाशय में भोजन होता है, आमाशय में जब भोजन होता है तो कुछ इस टाइप से होता है, तो यहाँ पर अम्लीय होता है। फिर जब यहाँ ग्रहणी में आता है और इस साइड से आकर यहाँ से पित्त रस इसमें मिलता है और इधर से अग्नाशयी रस आकर मिलता है, तो अम्लीय भोजन को ये क्षारीय बना देता है। पित्त रस जो होता है क्षारीय बना देता है, जिससे छोटी आंत की जो दीवारें हैं वो प्रभावित नहीं होती हैं। फिर इसके हम अगले पॉइंटों की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं यकृत। यकृत जो हमारा साइड में होता है वो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, क्योंकि छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय ये सब हमारे आहार नल के भाग हैं, लेकिन जो हमारी यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, ये सभी हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। तो यकृत के बारे में जब देखते हैं, जब हम यकृत के बारे में देखते हैं तो अध्ययन जो होता है यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। लीवर द्वारा पित्तरस का स्त्रावण होता है, संचित पित्ताशय में होता है। जो पित्तरस होता है, यकृत द्वारा स्त्रावण होता है पित्तरस का, और पित्तरस का जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, यकृत को मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। वजन जो हमारा होता है, जो यकृत का वजन है वो लगभग 1 से 1.5 kg तक होता है। यह बॉडी के दाएं तरफ उपस्थित होता है। जो यकृत होता है बॉडी के दाएं तरफ उपस्थित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाने के बाद भोजन बड़ी आंत के द्वारा अपचित पदार्थ को गुदा से बाहर निकाल देता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जितने भी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन अग्नाशयी रस को कहते हैं। और वहाँ से जब इन सबका पाचन हो जाता है, जो भोजन अवशोषण भी छोटी आंत के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन जो थोड़ी मात्रा में यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो जल का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है। तो जल का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। जो बाकी चीज़ों का छोटी आंत में हो जाता है, बचता है जल, तो जल का बड़ी आंत में हो जाता है। और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो गुदा के माध्यम से बाहर बॉडी के निकल जाता है। तो यहाँ से जो हमारा ये टॉपिक होता है पाचन तंत्र का, ये पूरा क्लियर होता है। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आगे हम इसके कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अब हम यहाँ से इसके प्रश्नों को जब देखना स्टार्ट करते हैं, तो पाचन तंत्र, इनके क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी देख लेते हैं कि जो यहाँ से हमने देखा था कि मुख गुहा से भोजन जाता है और यहाँ पर लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। लार ग्रंथियाँ भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं और यहाँ पर प्रोटीन, वसा का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। फिर आगे भोजन फैरिंक्स से होते हुए ग्रसनली में जाता है। ग्रसनली में क्रमानुकंचन गति के द्वारा भोजन हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। फिर अमाशय में जाता है। अमाशय में HCl, ट्रिप्सिन और एमाइलेज 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। HCl जो होता है वो पेप्सिन जो होता है, हमारे पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए HCl आवश्यक होता है और यह भोजन को अम्लीय भी बनाता है। फिर साइड में जो हमारा यकृत है, यकृत से हमारा पित्तरस निकल कर आता है, जो कि ग्रहणी, ये वाला जो इसका भाग दिखाई दीजिए ग्रहणी, और इधर अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकल कर भोजन में मिल जाते हैं और उसके बाद भोजन क्षारीय हो जाता है। फिर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, पाचन होता है। फिर भोजन वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद
भोजन जल का अवशोषण होता है। यहाँ से जल का अवशोषण होने के बाद जब पूरी तरह से भोजन का अवशोषण हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है या जो भी वेस्ट पदार्थ बचता है वो गुदा के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ये साइड में लगी होती है ये हमारी परिशिष्टिका होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये मानव में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। तो हमने इसे सारांश फॉर्म में भी देख लिया है। तो अब इसके हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जिससे कि आपके और आपके दोस्तों के पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो अमाशय से, छोटी आंत से, मुख से, बड़ी आंत से। सबसे पहला ही टॉपिक में हमने जैसे ही टॉपिक स्टार्ट किया था पहले यही बोला था कि जो पाचन की क्रिया सबसे पहले स्टार्ट होती है वो मुख से स्टार्ट होती है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में जो हमारे एंजाइम पाए जाते हैं वो इनमें से कौन सा पाया जाता है। तो एमाइलेज एंजाइम हमारा लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, यकृत, पित्तरस, लाल ग्रंथि। तो सबसे बड़ी जो पाचन ग्रंथि हमारी है वो है यकृत। आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। जो पित्त रस होता है इसका निर्माण जो हमारा होता है वो यकृत में होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है लेकिन संग्रहित जो होता है वो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पित्त रस संग्रहित कहाँ पर होता है। तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। जो प्रोटीन होता है उसका पाचन मुख्यतः हमारा आमाशय में होता है जो कि पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे पहले पाचन होता है वो मुख में शुरू होता है। यहाँ पर वसा एवं प्रोटीन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। जो वसा होता है उसका पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है आमाशय। आमाशय में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन सभी का पाचन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है। जो छोटी आंत की औसत लंबाई वो हमारी होती है वो होती है 6 मीटर या फिर उसे 6.5 मीटर भी कह सकते हैं। ऑप्शन में जो भी दिया हो आप उसे लगा सकते हैं। अगर 6 दिया तो 6 लगाइए या फिर 6.5। सबसे ऑथेंटिक है तो 6 मीटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है। जो सबसे लंबा पाचन अंग है वो हमारी बॉडी का छोटी आंत है जो कि 6.5 मीटर की है। टोटल आहार नाल का लगभग 80% है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पेप्सिन किसका पाचन करता है। जो पेप्सिन एंजाइम हमारी बॉडी में पाया जाता है, पेप्सिन किसका पाचन करता है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है वो कहाँ से होता है। तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है। जो पाचन होता है हमारी बॉडी में उसका अधिकांश भाग जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है। तो वो हमारा छोटी आंत में संपन्न होता है क्योंकि अधिकांश भाग पाचन का जो है वो छोटी आंत में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। भोजन जो हमारा अवशोषित होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी आंत में अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है। जो छोटी आंत के अंदर जो छोटी आंत की दीवारें होते हैं उस पर बिली नामक संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो जल का अवशोषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से होता है, कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आमाशय। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव में दांतों की कुल संख्या, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। 28, 30, 32, 34। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 32। और बच्चों में जो होते हैं दूध के दांत, बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। तो पाचन तंत्र का जो सबसे चौड़ा भाग है वो हमारा आमाशय है जो कि जे शेप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है। जो वसा का पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम करता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है
और वसा का पाचन हमारा लाइपेज करता है। माल्टोज जो कि एक स्टार्च है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा कि दांतों के ऊपर किसकी परत होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आंसर भी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।